नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा है। 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। यूपी में सक्रिय राजनीति में उतरने की अटकलें हैं उनकी। यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं बेबी रानी। तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि यूपी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई बड़ी भूमिका निभाने के लिए दे दी जाए। इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। बेबी रानी मौर्य महापौर भी रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं और उत्तराखंड में राज्यपाल रही। और इस्तीफा देने से पहले वो दिल्ली में थी, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद अचानक आज इस्तीफा दिया है। तो जो सियासी समीक्षा करने वाले हैं, सियासी मायने निकाल रहे हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ी भूमिका निभाने के लिए दी जाए। यूपी जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा चेहरा उत्तराखंड में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाए, इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद से कौन अगला राज्यपाल होगा, ये एक बड़ी बात है। कौन कौन से वो नाम होंगे जिन पर चर्चा होगी, ये एक सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बेबी रानी मौर्य 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि सह प्रभारी के रूप में लोकसभा सांसद लॉकेट चैटर्जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह होंगे। आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी लोकसभा में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। वो साल 2009 में हुए आम चुनाव में कर्नाटक के धारवाड़ चुनावी क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रहलाद जोशी लगातार 4 बार धारवाड़ सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो बीजेपी की कर्नाटक इकाई के महासचिव रहे हैं और फिर 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टर समर्थक और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ इलाके से 4 बार जीत हासिल की है। बीजेपी की कर्नाटक इकाई के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जोशी उस समय चर्चा में आए थे जब पार्टी ने हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने को लेकर आंदोलन चलाया था। 2004 में प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ उत्तर से चुनाव जीता था और उसके बाद 2009 में इस सीट का नाम धारवाड़ कर दिया गया और दोनों बार यहां से उनको जीत मिली। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, आज जो उत्तराखंड के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो एक बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है प्रहलाद जोशी की, वो बहुत बड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं, कद्दावर भी हैं। एक फंक्शन था, शादी थी, वहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े लोग पहुंचे थे पार्टी के। तो इससे समझा जा सकता है कि प्रहलाद जोशी कितना महत्वपूर्ण पद है पार्टी में और जिस प्रकार से उनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में आने का दावा कर रही हो, लेकिन 3-3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, संगठन में सहमति न बन पाना, दूसरा विधायक मंत्रियों में आपसी समन्वय न होना, खुले मंच पर झगड़े होना, चाहे हरिद्वार हो, रुड़की हो या फिर देहरादून का नजारा हमने देखा हो या कुमाऊं का नजारा हो, इस्तीफों का दौर हो। तो प्रहलाद जोशी इसीलिए चुनाव प्रभारी बनाए जा रहे हैं क्योंकि एक वो बहुत बड़ा चेहरा है, पहली बात। दूसरी बात, उनको चुनाव का पूरा प्रबंधन भी देखना होगा, इसीलिए वो प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि जो राष्ट्रीय कमान है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए उत्तराखंड के चुनाव कितने महत्वपूर्ण है और वो इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। जी सुदीप, इनकी भूमिका क्या होगी, रणनीति किस तरह की होगी जब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं? ऐसे में क्या कुछ इनकी रणनीति के तहत पर वो यहाँ पर काम करेंगे और क्या कुछ चुनौती भी होगी उनके लिए? देखिए, चुनाव प्रभारी बनाने का मतलब ही सीधे तौर पर यह है कि वो पार्टी का जो कैंपेन होगा, जो 3 महीने बाद, वैसे तो पार्टी का कैंपेन शुरू हो चुका है, पर जब वो चुनाव प्रभारी बनेंगे
तो मीडिया में प्रवक्ता कौन होगा, डेली रूटीन हैपनिंग क्या होगी, पार्टी कैसे जनता के बीच जाएगी, चुनाव प्रबंधन से लेकर तमाम वो चीजें जो चुनाव में महत्वपूर्ण है, बूथ तक पहुंचने में, पन्ना प्रमुख तक पहुंचने में, वो इन्हीं के माध्यम से तय होगा। क्योंकि प्रहलाद जोशी एक बड़ा नाम है और इन्हीं की सहमति से सारी चीजें तय होंगी, ये स्पष्ट हो चुका है। प्रहलाद जोशी के नाम पर संगठन के लोग ये बताते हैं कि जो चुनाव प्रभारी होते हैं, सारी कमेटियां बनाने का काम इन्हीं का होता है और इन्हीं के कंधों पर सारा दारोमदार होता है। जी सुदीप, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी। बेबी रानी मौर्य को लेकर भी चर्चा करनी है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और क्या कुछ परिस्थितियां भी बन सकती हैं उसको लेकर भी। सुदीप, यहाँ पर जब उन्होंने इस्तीफा दिया है बेबी रानी मौर्य ने, तो सवाल ये भी बन रहा है कि अब ये चर्चाओं का जो दौर है वो ये कहा जा रहा है कि उनको बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है यूपी में। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखिए, 3 दिनों पूर्व जो उनकी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, जानकार ये बताते हैं कि वो स्वयं ही इच्छुक नहीं थी अब राज्यपाल के पद पर कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद है। और राज्यपाल जब जेपी नड्डा आए थे उत्तराखंड, तो एयरपोर्ट पर भी चुपचाप हो जाकर मिली थी। वो सक्रिय राजनीति या संगठन में काम करने के लिए इच्छुक हैं, ऐसी उन्होंने इच्छा दिल्ली में जाहिर की है। हालांकि सूत्रों के आधार पर ही यह जानकारी है, क्योंकि इससे कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन उनका इस्तीफा चला गया राष्ट्रपति भवन। इस्तीफा जाने का आशय यही है कि वो कंफर्म हुआ है, इसलिए इस्तीफा भेजा गया है। नया राज्यपाल कौन होगा इस पर अभी जारी है और दिल्ली राष्ट्रपति भवन से ही ये नाम आएगा। जी, कोई नाम अभी सामने आया? किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है, किसी नाम को लेकर चर्चा हो रही है? देखिए, अभी वैसे तो कयास कई प्रकार के हैं, पर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर जिस प्रदेश में राज्यपाल बनता है तो कोशिश ये की जाती है कि वो राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति जा रहा है वो उस प्रदेश का ना हो। हाँ, पार्टी अपने संगठन के व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को मौका तो देती है, लेकिन उस प्रदेश का रहने वाला ना हो, ऐसा भी कोशिश करती है। अभी कई इस मामले में जानकार अफसरों से भी मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि तत्काल कोई निर्णय यदि दिल्ली नहीं भी ले रहा है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि राज्य में कोई संवैधानिक बिजनेस सरकार का ना फंसा हुआ है, ना ही सरकार की कोई बहुत महत्वपूर्ण फाइल राजभवन में अटकी हुई है जिस वजह से तत्काल राज्यपाल की आवश्यकता हो। पर निर्णय चूक दिल्ली से होना है तो इसका सभी को इंतजार है। जी सुदीप, कोई नाम भी सुझाए जा सकते हैं या पार्टी नाम? जी, या पार्टी किसी एक नाम पर मुहर लगा देगी तत्काल? जी देखिए, राष्ट्रपति भवन से ही नाम आएगा और वही अंतिम माना जाएगा। नाम ऐसे के तौर पर तो बहुत सारे चल रहे हैं, पर सभी भी कुछ अनऑफिशियल है। और इतना जरूर एक लाइन की बात स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य का कोई निवासी होगा उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता। सुदीप, क्या ऐसा भी हो सकता है ऐसे शख्स को राज्यपाल बनाया जाए जो बहुत ही कद्दावर नेता रहा हो, उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत रही हो, आम जनता पर उसकी पकड़ मजबूत हो, और चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में इस चेहरे को लाए जाने की पूरी कोशिश होगी? जी बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल बहुत जानकार व्यक्ति को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि संवैधानिक पद है। सरकार के बिजनेस कई राजभवन में फंसते हैं और कई महत्वपूर्ण मसलों पर राजभवन की भूमिका होती है। शिक्षा के लिए जितने कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, इनसे जुड़ा हुआ सारा बिजनेस राजभवन से डिसाइड होता है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राज्यपाल भी कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा जिसको जानकारी हो और जो समझता हो ब्यूरोक्रेसी और राज्य सरकार और राजभवन में समन्वय कैसे स्थापित होना है। सुदीप, अमूमन ऐसा भी होता है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल है उसे भी किसी और राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया जाता है, तो क्या कुछ इस तरह की भी परिस्थिति बन सकती है? देखिए, अभी मैंने जैसा बताया कि तत्काल ऐसी कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है कि राज्यपाल तत्काल आवश्यकता है उत्तराखंड के लिए। हो सकता है कि किसी दूसरे प्रदेश को अतिरिक्त प्रभार मिल जाए बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस से जुड़ी फाइलों के लिए और बाद में नाम फाइनल हो। और यहाँ हो भी सकता यह है कि शाम तक कोई नया चेहरा, कोई नया नाम राज्यपाल के तौर पर हम सबके सामने हो। जी, अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी है सुदीप, ऐसे में विपक्ष को भी एक मौका मिला है यहाँ पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेने का। क्या लगता है कि इसे भुनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस? जी देखिए, विपक्ष तो सरकार क्या, वो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पर सवाल उठाने को सदैव तैयार रहा है। ये राज्यपाल एक संवैधानिक विषय है जो कि राष्ट्रपति भवन से तय होता है। अब जो कांग्रेस विपक्ष में है उसको कोई ना कोई मौका चाहिए आरोप लगाने का, लेकिन ये संवैधानिक विषय है और कहीं ना कहीं बेबी रानी मौर्य की
इच्छा से ही ऐसा हुआ है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। जी और सुदीप, इसका उन्होंने कहा था लिहाजा मंगाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवयोग सेवा समिति, क्रैन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य नमस्कार देवभूमि परंपरा का अद्भुत उपहार विषय पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति का शरीर निरोगी रहता है और घर में सुख शांति का वास रहता है। हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से सूर्य उपासना कर निरोगी रह सकते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से विभिन्न आसनों से मन और आत्मा सबल होते हैं। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति और सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में कृषि, उद्यान समेत कई विभागों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। साथ ही किसानों के पलायन को भी रोका जा सकता है। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की औद्योगिक विकास संबंधित योजनाओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उधर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज आईएसबीटी से तहसील चौक तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस में सफर कर जनता से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने बस सेवा की ओर से अधिक सुधार के लिए भी उन लोगों से सुझाव भी लिए। बाल विकास विभाग के ए स्क्वायर कंपनी में कर्नल कोठियाल के चंपावत में चौकीदार पद पर नौकरी लगने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यहां 8,000 की नौकरी में पहले 25,000 मांगे जा रहे हैं और फिर नौकरी लगाई जा रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने सीधे तौर पर जांच की मांग की है और कहा है कि यह प्रदेश के युवाओं के साथ भ्रष्टाचार है। इस पूरे मामले पर कर्नल कोठियाल से हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। बाल विकास विभाग के ए स्क्वायर कंपनी के माध्यम से आप पार्टी के जो सीएम चेहरे हैं कर्नल कोठियाल, उनकी नौकरी लगी है। जी हाँ, ये नौकरी लगी है चंपावत में चौकीदार में। लेकिन पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कर्नल कोठियाल जी ने इस पर पूरा एक रूपरेखा ली है, सरकार को पूरे कटघरे में उतारा है और किस प्रकार की ये जो नियुक्ति है उस पर कहीं सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं। पूरे मामले में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नौकरी लगी है, क्या वजह है कि आपने इसमें जांच करी है? देखो क्या हुआ है कि अगर हम देखें, कई जगह सरकार ऐलान कर रही है कि हम रोजगार बढ़ाएंगे, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे बोल तो रही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ही कुछ जो युवा थे जो बाल विकास आयोग में अलग अलग पदों पे नौकरी करते थे, उनको अधिकारियों ने निकाल दिया नौकरी से। और निकाला इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम बन रखा था कि ये जो लड़के थे जो नौकरी कर रहे थे, ये आउटसोर्स जो एक कंपनी है बाल विभाग ने जो दे रखी है आउटसोर्सिंग ए स्क्वायर को, मैन पावर के लिए, मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए, तो उनके जरिए लगे हुए थे। अब इनसे मांगे गए पैसे, इनको बोला कि तुम अपने साल की जो तनख्वाह है उसमें से 3 महीने की तनख्वाह दो। तो ये मेरे पास आए, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा ये सिस्टम क्या है। पहले तो कोई ऐसे आउटसोर्सिंग होनी नहीं चाहिए। जैसे उपनल है, ऐसे दूसरा उपनल बना लो और उससे आउटसोर्सिंग करो, तो सारे ना क्लॉज पैरामीटर्स सब फॉलो होते हैं। और सारे क्लॉज पैरामीटर्स तोड़ करके जब ये कार्रवाई हुई, तो मेरे को जब ये लड़के मिले, तो मैं ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने कहा कैसे लगती है नौकरी? कहता है कि पैसे दो और सीधा लग जाएगी। तो हमने कहा हमारी नौकरी लगवाओ, मतलब देखते हैं तरीका। मकसद था इसको समझने का। अब जब हमने अप्लाई करा तो हमारी इंटर की मार्कशीट लगी। क्लॉज होते हैं, ना कोई इंटरव्यू हुआ, ना हमसे हमें कोई चेक करा गया। चौकीदार का क्लॉज होगा जो मैं समझता हूँ कि उसकी आंखें ठीक होनी चाहिए, वो कम से कम दौड़ भाग करने वाला होना चाहिए, तभी चौकीदारी करेगा, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा। हमें सीधा उन्होंने बोला कि आप 25,000 रुपये दीजिए, तो हमने 25,000 रुपये दिए। तो ये ना एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का यह है लेट श्रीमती निर्मला सिंह सेवा समिति। इस ट्रस्ट को जैसे ही हमने 25,000 ट्रांसफ़र करे, ये लिखा हुआ है 25,000, तो इसमें आ गया
अजय कोठियाल, जॉब फॉर सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। देखिए इतना बड़ा घपला हो रहा है तो कैसे क्यों कहीं ना कहीं सरकार को भी जरूर इसकी भनक होगी, तो आप कैसे सरकार के पास इसको लेके जाएंगे? और चूंकि इस पर कार्रवाई हो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बनता है, चूंकि प्रदेश के जो तमाम बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी एक गलत मैसेज है। मैं आज मिलके आया हूँ वहाँ पे, इनके जो अपर सचिव हैं, तो उनको हमने ये दिया है पूरा फॉर्मेट। वो भी मतलब बोल तो रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं पहले अभी आया हूँ नौकरी पे, इससे पहले मैं 10-12 दिन पहले, तो पहले वालों ने करा होगा, लेकिन साथ में उन्होंने मेरे को अभी बोला भी है कि हम इस पे एक्शन लेंगे। हमारे साथ मुख्यमंत्री पद के चेहरे कैमरामैन राजन बड़ोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गंगसाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री के साथ सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को मुआवजे की फाइल तैयार करने के निर्देश दिए, साथ ही प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के भी आदेश दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों अतिवृष्टि से दोगीपट्टी के बडीर और गंगसाली गांव में काफी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से कई किसानों के खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द मुआवजा का फाइल तैयार कीजिए। और आपको बता दें कि नरेंद्र नगर यहां पर पहुंचे थे। दरअसल ये इलाका है प्रभावितों का, जहां पर दौरे पर खुद पहुंचे थे गंगसाली गांव सुबोध उनियाल। तो नरेंद्र नगर के गंगसाली गांव में पहुंचे थे और अतिवृष्टि से जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है। आजकल के बडीर और गगलसी में जो विगत दिनों 25-26 अगस्त के आसपास जो बहुत अतिवृष्टि और काफी बारिश हुई, इससे काफी नुकसान यहाँ पर खेतों को हुआ है और तमाम रास्ते लोगों में टूट गए हैं। इसमें कहीं न कहीं PMGSY और की जो सड़क है इनकी डंपिंग गलत बनाने से भी मैं समझता हूँ जो मलबा पूरा का पूरा गाँव में चला गया और कई हेक्टेयर खेती बह गई। और इसमें सबका आकलन किया जा रहा है और आकलन के साथ साथ जो एक पुल भी डैमेज हुए हैं उन पुलों पर भी किस तरह पुनर्निर्माण किया जाए और साथ ही जो खेती का नुकसान हुआ है, फसल का दबान है, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। जो पहाड़ों पर बारिश का कहर लगातार जारी है। कई गांव बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। खेत खलियान से लेकर के लोगों के मकान, चौक और पैदल रास्ते सब कुछ तबाह हो गए हैं। बात पट्टीदोगी की करें तो पट्टीदोगी क्षेत्र में मंजियाड़ी गांव, काटल, नौडू और अब गंगलसी गांव तबाह हो गया है बहुत बुरी तरह से। वहां पर जो आपदा आई है और उस आपदा का कारण ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो डंपिंग जोन था, ठीक जो है गांव के ऊपर से सड़क जा रही है PMGSY की, लेकिन उसका डंपिंग जो मलबा है सड़क का, वो डंपिंग जोन में न डाल करके और ठेकेदार ने अपनी सहूलियत के अनुसार इधर उधर डाला है। और जब ये तबाही आई तो सूचना पाकर के प्रदेश के कृषि मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुबोध उनियाल मौके पर पहुंचे हैं। तमाम लाव लश्कर के साथ पूरे अधिकारी उनके साथ थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकायदा जो ये व्यवस्था जो बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है यहाँ, इसको ठीक करने के लिए लोगों को मुआवजा देने के लिए तमाम आकलन किया जाए, इस तरह के निर्देश दिए। और गाँव वालों में एक ये क्योंकि सुबोध उनियाल अपने काम और नाम के लिए जाने जाते हैं, तो गांव में एक उम्मीद जगी है कि निश्चित तौर पर सुबोध उनियाल कुछ न कुछ गांव के ऐसे लोग जो पीड़ित हो गए हैं, जो आपदा की भेंट, जो उनका जो खेत खलियान और मकान जो चढ़ गया है, निश्चित तौर पर वो अब बनाया जाएगा, ठीक होगा, उनको राहत मिलेगी। कब तक मिलती है ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से मैं वाचस्पति रया। उधर देहरादून में कोविड टीकाकरण की गति को बढ़ाने और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर टीम गठित की गई है। इस दौरान CMO पंकज उप्रेती ने कहा है कि जिले में टीकाकरण करवाने के लिए अब लोगों को कोविड पोर्टल में स्लॉट बुकिंग नहीं करानी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवा सकता है। आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 013527245506 भी जारी किया है। वहीं दिव्यांगों को उनके घर पर ही टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। के करीब हमारा 95% प्रथम डोज का जो है टीकाकरण हो चुका है देहरादून में। और मेरी अपील है उन सभी लोगों से जो लोग किन्हीं कारणवश टीका नहीं लगवा पाए हैं, आप आएँ और टीका लगाएं। आपके पास में टीका लगाने की व्यवस्था है, मोबाइल वैन्स घूम रही हैं
और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप आएँ अपना आधार कार्ड लेकर के और अपना टीका लगवा सकते हैं। ठीक है। मसूरी के द सवॉय होटल में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 551 किस्म के बड़े बनाकर प्रदर्शित किए गए हैं। द सवॉय होटल में आयोजित कार्यक्रम में एग्जीक्यूटिव शेफ राजीव भदोला, जूनियर मास्टर शेफ फेम ख्याति हरी, शेफ स्मृति सरीन हरी, प्रोफेसर डॉक्टर वरेंद्र सिंह राणा की तरफ से ये बड़े तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि ये बड़े 300 उत्पादकों को मिलाकर बनाए गए थे। खास बात यह है कि इनमें उत्तराखंड के उत्पादन और जड़ी बूटियों से करीब 51 बड़े तैयार किए गए थे जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। इनमें झंगोरा, टिमरू, तिल, मंडवा के बड़े शामिल भी रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय व्यंजनों को दुनिया भर में पहचान दिलाना और इनका प्रचार प्रसार करना, जो सफल रहा। आज हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट किया है और इसमें हमने आज 551 टाइप ऑफ वड़ास बनाए हैं। ये हमारा बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लगाना, किस टाइप का कैसा कॉम्बिनेशन बना के हमने वड़ा बनाना है। और हमने पहाड़ी जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करने की कोशिश करी है। हमने ये कोशिश करी है कि क्यों लोग फास्ट फूड और बाहर के खानों की तरफ भागते हैं, जब हमारी इंडिया में ही इस टाइप के पकौड़े बड़े हैं जो अरसे हैं, जो हमारे पहाड़ के हैं, जिनको हम 15-20 दिन डब्बों में बंद करके रख सकते हैं, जब भूख लगे हम खा लें। क्यों हम चाहते हैं कि हम बिस्किट और ये सब चीज़ें खाएं और बाहर की चीज़ें प्रमोट करें। हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति से इससे लोग जो है बेसिकली जब भी पहाड़ की बात करते हैं तो इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा होता है सामग्री, और जो लोकल यहाँ के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं। और जब भी भारतीय खाने की बात होती है तो वो जो पुरातत्व है, उसका पुराना कल्चर है, वो सारा आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ। तो इस मिट्टी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने आप में ही एक बहुत ही कह सकते हैं कि अलग ही तरह का एक अनुभव देते हैं खाने को। तो आज हमने जो वड़ास बनाए हैं 551 तरह के वड़ा बनाए हैं, उसमें से जो पहले रीजनल जो भारतीय वड़ास हैं, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक के, वो तैयार किए हैं। उसमें जो है बेसिक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।